आज हम बात करते हैं हाउसिंग पे। अगर आप दुबई ऑलरेडी मूव हो चुके हैं या दुबई मूव प्लान कर रहे हैं मूव होने का, या आप करेंटली जो है वो दुबई में प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं टू रेंट, तो ये वीडियो फिर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड के टोटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो नॉर्मली यूज़ होते हैं दुबई में फॉर प्रॉपर्टी सर्च। नंबर वन इज़ बेयूत, सेकंड इज़ प्रॉपर्टी फाइंडर एंड द थर्ड इज़ डूबिज़ल। ज़्यादातर जो है आई थिंक जिसकी ब्रांड नेम सबसे ज़्यादा है वो बेयूत की है। तो आप इन तीनों की जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं वेब और मोबाइल दोनों पे, और फिर आप इस पे जो है अपनी जो सर्च है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपने पहले ये समझना ज़रूरी है कि दुबई में अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप रेंट पे एक स्टूडियो या वन बेडरूम अपार्टमेंट या टू बेडरूम अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है। नॉर्मली होता ये है कि जो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो शेयरिंग पे जो होती हैं वो ज़्यादातर मंथली उस पर चल रही होती हैं। यू जस्ट पे मंथली रेंट विच ऑलरेडी इंक्लूड्स द बिल्स। वो एक फिक्स अमाउंट होती है, फॉर एग्जाम्पल 4500 या 5000 वो आप मंथली पे करते हैं और आप मंथ टू मंथ चलते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस नॉर्मली इन शेयरिंग। अगर आप कोई स्टूडियो अपार्टमेंट ले रहे हैं या अगर आपने वन बेडरूम अपार्टमेंट लिया हुआ है या टू बेडरूम अपार्टमेंट लिया हुआ है, उसमें फिर आपको चेक्स की सूरत में अपफ्रंट पेमेंट करनी होती है। वो किस तरह थी मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ। फर्स्ट आपने अपनी प्रॉपर्टी सर्च स्टार्ट की और आपने फॉर एग्जांपल एक स्टूडियो अपार्टमेंट फुरजान में ढूंढ लिया। फुरजान इज़ वन ऑफ द एरियाज इन दुबई। इसमें होता यह है कि अब आपकी जो प्रॉपर्टी की प्राइस है वो 2023 ऑनवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा दुबई में जो है वो रेंटल बहुत हाई हो गए। सो इट डिपेंड्स ऑन वेयर यूर लिविंग। अगर आप मेट्रो स्टेशन से दूर हैं, अगर थोड़ा शहर से दूर जा रहे हैं साउथ की तरफ, तो फिर आपको प्रॉपर्टी थोड़ी कम पड़ जाती है, अच्छी मिल जाती है। बट ओनली ऑफ कोर्स दैट वुड वर्क इफ़ यू हैव अ कार। अगर आप मेट्रो पे डिपेंडेंट हैं तो फिर आप चाहेंगे कि आप मेट्रो से करीब अपार्टमेंट लें, बट अगेन दैट कम्स विद अ कॉस्ट। इसमें फिर एक और चीज़ मैटर ये भी करती है, अगर आप स्टूडियो ले रहे हैं तो वो उसकी प्राइस कम है, 1 BHK ले रहे हैं तो उसकी प्राइस ज़्यादा है, और फिर आप एरिया टू एरिया भी वेरी करता है कि आप किस एरिया में ले रहे हैं। तो हर एरिया की जो प्राइस है वो डिफरेंट है। तो अगर हम एक स्टूडियो की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल एक स्टूडियो अपार्टमेंट फरजान में आज शायद मिल रहा हो एक 45,000 धर्म्स का, ठीक है। अब ये 45,000 धर्म्स पूरे साल का एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब ये 45,000 धर्म्स आपको एक ही गो में इस तरह तो लाइक आपको कैश में नहीं ऐसे पेमेंट करनी होती, बट आपको 4 चेक्स फॉर एग्जांपल आपके साथ जो अग्रीमेंट होता है ओनर के साथ, बीच में ऑफ कोर्स एक एजेंट ज़रूर होता है जो सारी आपकी पेपर वर्क और सारी नेगोशिएशन जो वो देख रहा होता है, सारा प्रोसेस वगैरह। तो वो आपसे, और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे भी तो यूजुअली वो लोग लिखे होते हैं इसमें डिस्क्रिप्शन में इन प्रॉपर्टीज़ के नीचे कि ये प्रॉपर्टी की जो प्राइस है वो कितने में आपको पे करनी है। फॉर एग्जाम्पल रेंट 45,000 धर्म्स है। अब उसमें हो सकता है नीचे लिखा हो कि आपको ये 4 चेक्स में देना है, 3 चेक्स में देना है, 2 चेक्स में देना है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको 4 चेक में देना है तो यानी आपने 4 चेक बनाने हैं, 45,000 डिवाइड बाय 4 कर दें, तो जो भी वो कॉस्ट बन रही है वो आप उसी अमाउंट का आपको चेक बनाना है, और वो फोर डिफरेंट डेट्स पे उसकी डेट लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जनवरी टू मार्च का एक चेक हुआ, फिर आपने 1 अप्रैल की डेट डाली, फिर अप्रैल टू जून का वो एक चेक बना, फिर इसी तरह आपने जुलाई 1 की डेट डाली। तो वो ये रहा कि आप 3 महीने का रेंट एक साथ पे कर रहे हैं, लेकिन आपको ये चारों चेक एक साथ ही लिख के देने होते हैं। और सबमिट करने के बाद होता ये कि पहला चेक 1 जनवरी को कैश हो जाता है, फिर सेकंड चेक जो है वो अप्रैल 1 को कैश हो जाएगा। तो इसलिए आपके अमाउंट जो है वो डिडक्ट आपका अप्रैल में हो जाएगा। सो यू नीड टू हैव इनफ फंड्स इन योर बैंक कि वो अमाउंट जो है आप डिडक्ट हो सके। लेकिन आपको चारों चेक जो एक साथ बना के देने होते हैं अपनी प्रॉपर्टी के। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट द कॉस्ट इज रेंटल की, आपको एक साथ वो रेंटल देने होते हैं। नॉर्मली अगर आप कम चेक्स में पेमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 चेक में पेमेंट करते हैं तो आपको हो सकता है जो ओनर है वो 1 या 2,000 धर्म का 1,000 2,000 धर्म का वो डिस्काउंट दे दे आपको। बट नॉर्मली लोग 4 चेक्स पे लेते हैं बिकॉज इट्स ऑफ कोर्स इजियर फॉर देम टू पे द कॉस्ट। 2 चेक्स में आप तभी आप ऑप्ट इन करेंगे अगर आपको पता हो कि आप 6 मंथ्स की अगर जो भी रेंटल बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 50,000 धर्म का रेंट है, तो अगर आप 2 चेक्स में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको फर्स्ट आपको जो रेंटल है वो 6 मंथ्स का वो एक ही गो में चलाएंगे, यानी आपके 25,000 धर्म्स एक ही गो में कट जाएंगे। फिर 25,000 धर्म्स नेक्स्ट 6 मंथ्स के इस पे कटेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना है, आप उस हिसाब से बात कर सकते हैं, बट नॉर्मली 4 चेक्स टू 3 चेक्स में काम चलता है यहाँ। ये हो गया आपका रेंटल। अब रेंटल से पहले होता ये है कि जब प्रॉपर्टी खाली हो रही है तो उसका ऐड जो है वो यूजली 1-2 हफ्ते या 1 महीने पहले आ जाता है, ठीक है। क्योंकि ओनर की भी यही कोशिश होती है कि जैसे जैसे प्रॉपर्टी खाली हो तो फौरन ही कोई ना कोई, तो यानी एक साल किसी ने अगर अपना कंप्लीट कर लिया होगा तो वो चाहेगा कि विदाउट वेस्टिंग एनी अदर मंथ वो आपको प्रॉपर्टी वापस से क्लीन वगैरह करके आपको किसी और को प्रॉपर्टी दे दे।
तो इसलिए नॉर्मली जो पोस्टिंग होती हैं वो अगर प्रॉपर्टी खाली होने वाली होती है लाइक इन लेस देन 1 मंथ, तो वो आपको वो इन प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं जो रेंटल के अलावा जो आपको कॉस्ट देनी पड़ती है उसमें से फॉर एग्जांपल आपको अगर ओन प्रॉपर्टी जो है वो ऑफ कोर्स ओनर ने अपने नाम पे ही डिपॉजिट्स यानी जो दीवा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का वाटर सप्लाई का होता है और गैस का, अगर उसने ऑलरेडी कनेक्शन ली हुई है अपने नाम पे तो आपको डिपॉजिट पे करना नहीं पड़ता। अगर नहीं ली हुई उसने, अगर आपको न्यू कनेक्शन लेनी है तो फिर आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा। इसका डिपॉजिट आई थिंक 2,000 टू 2,500 होता है, तो वो आपको एक ये दिस इज अ रिफंडेबल डिपॉजिट। तो ये लेकिन आपको एक दफ़ा पे करना पड़ता है। फिर यही अगर आप प्रॉपर्टी मूव कर रहे हैं तो फिर आप इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, यू डोंट हैव टू पे अगेन। तो ये तो अगर आपने देना है, लेकिन फर्ज करें अगर आपका ओनर के नाम पर ऑलरेडी है तो आपको फिर जस्ट सिर्फ और सिर्फ मंथली बिल्स देने हैं एंड यू डोंट हैव टू पे एनी डिपॉजिट। ये हो गया आपका डिपॉजिट। फिर एक और डिपॉजिट होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट विच इज यूजली 2500 dirhams। ये भी आपको देना पड़ता है शुरू में। दिस इज अ रिफंडेबल डिपॉजिट, वंस यू आर वेकेटिंग द प्रॉपर्टी ये आपको वापस कर देंगे। इसके बाद फिर आ जाता है एजेंसी कमीशन। तो आपका जो एजेंट है जिसने आपके लिए सारा ये प्रोसेस हैंडल किया है वो आपसे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तैयार करता है, वो आपसे 3,000 या 3,500 dirhams नॉर्मली ये लोग लेते हैं। वैसे तो का एक परसेंटेज होती है, बट नॉर्मली मैंने जो केस देखा है वो यही होता है कि 3,000 या 3,500 dirhams का जो कमीशन जो है वो एजेंट्स आपसे चार्ज कर लेते हैं। ये भी आपको शुरू में देना पड़ता है बिफोर। सबसे पहले आई थिंक आपको यही वाली कॉस्ट देनी होती है, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है, फिर आप रेंटल के चेक्स बनाते हैं। इसके अलावा आपको एक और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट का जो पे करना होता है वो होता है इजारी। सो इजारी इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स बेसिकली प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द टेनेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको बनवाना पड़ता है। आप या फिर अपने एजेंट से रिक्वेस्ट कर लेंगे वो आपको बना के दे दें, और अगर नहीं तो फिर आपको को पासपोर्ट ओनर का और टाइटल डीड जो घर की होती है वो सब लेके आपको गवर्नमेंट ऑफिस जानी होती है। उसकी मुख्तलिफ लोकेशन होती है, वहाँ जाके जारी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सबमिट करते हैं, डिटेल सबमिट करते हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट आपको फिर तैयार करके दे देते हैं। उसकी जो कॉस्ट है वो आई थिंक 250 dirhams होती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये सारी कॉस्ट जो है आपको जहन में रखनी थी, ये शुरू की कॉस्ट है जो आपको बेयर करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें हमने बात कर ली रेंटल की, हमने बात कर ली इजारे की, हमने बात कर ली एजेंसी कमीशन की, हमने बात कर ली सिक्योरिटी डिपॉजिट की, हमने बात कर ली रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट्स की। सो मेक श्योर अगर आप कोई स्टूडियो अपार्टमेंट या 1 BHK ले रहे हैं, आपके पास ये सारी आपके पास जो पैसा है ये आपके पास अपफ्रंट होना चाहिए बैंक में। ताकि और ये बाकी सारी कॉस्ट भी जो मैंने आपको बताया रिफंडेबल डिपॉजिट, ये एजेंसी की वजह, ये सब भी आप रेंट में देते हैं, और जब अपने एजेंट को आप ये देते हैं तो उनसे आप इन चेक्स की फोटोकॉपी ज़रूर रख लें फॉर द रिकॉर्ड। तो इस तरह आपको पता हो कि आपने कौन कौन सी जो है वो पेमेंट की है। बट ये सारी की सारी जो पेमेंट के लिए आपको जो पास जो कैपिटल होना चाहिए वो शुरू में होना चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोग जिनके पास ये कैपिटल नहीं होता है वो प्रेफर करते हैं कि वो शेयरिंग में चलाएं, क्योंकि उनको फिर ये सब चीज़ें नहीं देनी होती। आई थिंक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है विच इज़ ऑल्सो लेस, एजेंसी कमीशन देना होता है वो भी आई थिंक कम ही होता है, और साथ साथ आपको जो है सिर्फ और सिर्फ मंथली रेंटल आप दे के आप गुजारा कर सकते हैं। तो अगर आप डिपेंडिंग ऑन योर बजट, डिपेंडिंग ऑन इफ़ यू आर विद फैमिली, इफ़ यू आर सिंगल, आप उसी हिसाब से जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो उसका जो इंतखाब है उसी तरह करते हैं कि आपको क्या लेना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस से करीब लेना चाहते हैं ताकि उनका कम्यूट में टाइम बच जाए, ठीक है, मेट्रो की जो कॉस्ट है वो बच जाए, तो वो वॉकिंग डिस्टेंस में अपना अपार्टमेंट ले लेते हैं। अब अगर वो लिमिटेड बजट में तो फिर वो शेयरिंग में चले जाते हैं। अब शेयरिंग भी एक इट्स अ डिफरेंट चैप्टर, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। कुछ शेयरिंग ऐसे होती हैं जो शेयरिंग में यूजली होता है कि एक अपार्टमेंट है जिसमें 3 बेडरूम्स हैं, एक मास्टर बेडरूम है जिसका शायद अटैच बात हो, 2 नॉर्मल शेयरिंग के हों। कुछ ऐसा भी होता है कि बहुत ही छोटे छोटे रूम्स भी बने हुए होते हैं, कुछ पार्टीशन रूम्स भी होते हैं। तो सबकी कॉस्ट शेयरिंग में जो है वो डिफरेंट होती है, बट सबसे बड़ा उसमें जो फ़ायदा ये होता है लोगों को कि उनको इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होता है, वो बस मंथली बेसिस पे अपना जो है वो रेंट गुजार लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप JLT मदीना में लेते हो तो आपको 4500 dirhams तक का भी आपको मंथली पेमेंट आपको देनी पड़ती है। अब अगर आप इसको एक ईयरली इस पे देखें 4500 इंटू 12 करके, तो हो सकता है आपकी जो कॉस्ट टोटल 50 to 60,000 आपका शायद साल का बन जाए। ये जो आप पे कर रहे हैं मंथली वो ओवरऑल इतना बन जाए। इससे कम में हो सकता है आपको अपना स्टूडियो अपार्टमेंट फुरजान में मिल जाए, या इससे कम का आपको 1 BHK शायद आपको JVC के एरिया में मिल जाए। तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो अगर आप उसको ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप उसी कॉस्ट में जो है फिर आप ये बाकी किसी दूर एरिया में या किसी थोड़े डिस्टेंस पे शेयरिंग के बजाय आप किसी दूसरे एरिया में क्लोज टू मेट्रो आप जो है वो अपार्टमेंट अपना ले सकते हैं। तो अगेन आपकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि अगर आप लोगों के साथ इफ यू आर कंफर्टेबल विद लिविंग पीपल, और अगर आप अपना चाहते हैं तो it all depends on your lifestyle, it all depends on your situation, it all depends on your budget as well। budget इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
तो बजट के हिसाब से फिर आप ये डिसाइड करें कि आपने जो है वो किस एरिया में लेना है। आप ऑफिस से करीब लेना था, आप ऑफिस से करीब ले लें, आप शेयरिंग में चले। अगर आप शुरू में नए नए हैं, अगर आपके पास इतना कैपिटल नहीं है, तो आप यू कैन गो फॉर मे बी 6 मंथ शेयरिंग। अच्छा, शेयरिंग में फिर आपको वो ईयरली वाला कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपकी वो बाइंडिंग नहीं होती, तो शेयरिंग में आप 3 महीने भी रह सकते हैं, 6 महीने भी रह सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि वो शेयरिंग में चलाते हैं इनिशियली, ठीक है। आप इनिशियल आप शेयरिंग में चले जाएं, ठीक है, और फिर आप 6 मंथ जब आपने मार्केट को एवेल्युएट कर लिया, आपने खुद थोड़ी बहुत स्काउटिंग कर लिया, फिर आप देख लें कि यार मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ। या फिर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी एक है कि आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, आपके पास लाइसेंस आ गया, आपने गाड़ी ले ली, फिर आप किसी दूर एरिया में चले आए एक ही दफ़ा। तो इस तरह जो है, आप अगर शुरू में आप समझते हैं कि यार मैं शेयरिंग में करके कंफर्टेबल रहूँगा या रहूँगी, और फिर मैं मार्केट को एवेल्युएट करने के बाद मैं शायद गाड़ी ले लूँ या लाइसेंस ले लूँ, उसके बाद फिर मैं किसी दूर एरिया में चले आऊँ, वहाँ से मेरा शायद ऑफिस का जो है वो डिस्टेंस जो है वो शायद 20 मिनट्स हो। तो इसमें ऑफिस, जहाँ आपका ऑफिस लोकेटेड है, इफ यू वर्किंग, अगर आपको जहाँ आपका ऑफिस है वही बहुत मैटर करता है कि आपका ऑफिस का है। तो अगर आप कितना कम्यूट टाइम जो है वो आप हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको 20 मिनट्स का कम्यूट टाइम चाहिए, किसी को 40 मिनट्स में कोई कंफर्टेबल होता है, तो डिपेंडिंग ऑन ऑल दोस फैक्टर्स आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या है। अगर आप लिमिटेड बजट में, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप शेयरिंग में चले आए, आप 6 मंथ्स आप शेयरिंग में रह लें, उसके बाद फिर आप डिसाइड कर लें अगर आपको किस एरिया में जाना है, और फिर आप उसी हिसाब से फिर कर लें। लेकिन अगर आप मुस्तकिल शेयरिंग में रह रहे हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी बजट है, तो फिर आप इस चीज़ को ज़रूर एवेल्यूएट करें कि आप जो ईयरली शेयरिंग पे कर रहे होंगे, आप उससे ही उसी 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 इक्विवेलेंट में आप अपना एक स्टूडियो या किसी 1 BHK में आप जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एरिया। तो ये भी आप फैक्टर इन ज़रूर करें, इन चीज़ों को भी आप ज़रूर सोचें। तो अगेन लाइक आई सेड अर्लियर, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो इन सब चीज़ों को सोचते हुए, इन सब चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए फिर आप डिसाइड करें कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी ली है। एक एजेंट के साथ डोंट स्टिक टू जस्ट वन एजेंट। आप इसी प्लेटफॉर्म पे जब मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हो, तो आप मल्टीपल एजेंट्स को कांटेक्ट करें, उनको कहें कि अगर ये प्रॉपर्टी नहीं, तो मुझे कोई और प्रॉपर्टी के बारे में आप बता दें या दिखा दें। तो वो आपको वीडियोस भेज दिया करेंगे, आप वीडियोस में देख लें। वीडियोस के बाद फिर आपको समझ आ रहा है, पहले आप वीडियो मांग लें, पिक्चर्स मांग लें उनसे, क्योंकि अक्सर इन वेबसाइट्स पे ज़रूरी नहीं है कि जो अप टू डेट पिक्चर हो वो हो, अक्सर पुरानी पिक्चर्स ही उन्होंने अपलोड की हुई होती है। तो आप उनसे, इनको रीच आउट करके पर्सनली व्हाट्सएप पे अगर आप जो मैसेज करेंगे, तो आप एक्चुअली इन प्लेटफॉर्म्स के अपने व्हाट्सएप चैनल पे मैसेज करते हैं, फिर वो चैनल जो है आपको या फिर नंबर प्रोवाइड कर देते हैं टू कॉन्टैक्ट द एजेंट, या फिर वो एजेंट को कह देते हैं कि आप इस पोटेंशियल बायर को कॉन्टैक्ट कर लें। तो इन 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 मोस्ट ऑफ द केसेस आपको विद इन 24 आवर्स जो है वो लोग रीच आउट कर लेते हैं, और फिर आप उनसे एक्चुअल पिक्चर्स और वीडियोस मांग लें। वंस दे शेयर दैट विथ यू, उसके बाद फिर आप जाके आप अपने टाइम के हिसाब से उनको विजिट करके खुद भी प्रॉपर्टी को देख लें वो कितनी ओल्ड है, किस कंडीशन में है, फर्नीचर की हालत कैसी है, ठीक है ना, कहीं सीपेज वगैरह तो नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। So overall, I hope I helped you out in this entire search. Hopefully, this video will help as a better guide for you. अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हो, कमेंट्स में लिख सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक वो भी अपने एक्सपीरियंसेस और रिव्यूज़ जो है वो कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि इफ़ समबडी इज़ न्यू, तो he or she can benefit from this video. So thank you so much for watching, and please do subscribe to the channel. मैंने बहुत सारी और भी वीडियोस जो है वो दुबई से रिलेटेड बनाई हुई हैं। मेरी रिसेंट एक वीडियो थी जिसमें मैंने कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दुबई को काफ़ी डिटेल में मैंने उसका एक जो है वो ब्रेक डाउन किया, तो आप वो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सो अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड बेस्ट ऑफ लक इन योर प्रॉपर्टी सर्च।